गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप हैं। मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम 3 सितंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। तो 3 सितंबर को कौन सा दिन बनाया जाता है, सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं। 3 सितंबर को बनाया जाता है नेशनल स्काईस्क्रेप डे। इसका हिंदी में मतलब होता है राष्ट्रीय गगनचुंबी दिवस। यह दिन औद्योगिक कृति के निर्माण के लिए मनुष्य की अतिरिक्त असाधारण क्षमताओं को उजागर करने के लिए बनाया जाता है। तो ये जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी हर महीने की PDF ख़रीदना चाहते हैं तो आप उन्हें ख़रीद भी सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको सिर्फ 12 रुपये में मिलेगी, 6 महीने की 35 रुपये में और 1 साल की 50 रुपये में मिलेगी। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको ये PDF एक ही आपको ये जो जीके है ये एक ही PDF के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड करके दोहरा पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, US ओपन ग्रैंड स्लैम का मुख्य ड्रा किनके द्वारा जीता गया है। तो ये जीता गया है सुमित नांगल के द्वारा। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये है हरियाणा के सुमित नांगल। देश के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के पुरुष सिंगल टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल ने मंगलवार को ग्रैंड स्लैम्स इतिहास में पहली बार अपना मुख्य ड्रा का मुकाबला जीतकर इतिहास रचा है। नांगल ने US ओपन के अपने पहले दौर में विश्व रैंकिंग में 129वें स्थान पर कब्जा जमाए हुए अमेरिका के ब्रॉडले क्लान को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले भी नांगल टेनिस के प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट अमेरिकी ओपन के अंतिम क्वालिफाइंग दौर में जीत हासिल करने के बाद मुख्य ड्रा में जगह बनाने में सफल हुए थे। सुमित नांगल झज्जर के ही गांव जेतपुर के रहने वाले हैं। पहले ही राउंड में उनका सामना दिग्गज खिलाड़ी और तीसरी वरीयता प्राप्त रोजर फेडरर के द्वारा हुआ और इन्होंने कड़ी टक्कर दी। फेडरर ने भी नांगल की काफ़ी तारीफ की थी। सुमित के पिता सुरेश नांगल सेना से सेवानिवृत्त हवलदार एवं वर्तमान में दिल्ली के बतौर शिक्षक कार्यरत हैं। वे इस बार भी बेहद उत्साहित थे। फेडरर से मुकाबले के दौरान भी पिता ने बेटे सुमित को सीखते हुए बस इतना कहा था कि उस क्षण का लुत्फ उठाना और अपने बेहतर शॉट खेलना। सुमित की माता कृष्णा एवं शिक्षिका बहन साक्षी का सपना है कि वह यह खिताब जीतें और देश का नाम रोशन करें। जिला झज्जर के जेतपुर गांव में 16 अगस्त 1997 को जन्मे सुमित क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन सेना की शिक्षा कोर से हवलदार के रूप में सेवानिवृत्त पिता सुरेश नांगल को यह खेल पसंद नहीं था। वे खुद टेनिस के शौकीन थे और चाहते थे कि बेटा भी टेनिस ही खेले। अपनी इसी इच्छा को वे उस पर थोपना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक दिन सुमित से कहा कि वे उसे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स लेकर चलेंगे। 7 साल की उम्र में पिता के साथ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में गया। सुमित जब वापस लौटा तो कदम टेनिस की तरफ बढ़ चुके थे। 9.5 साल की उम्र में एक कंपनी के स्तर पर नई प्रतिभाओं के चयन की प्रक्रिया के दौरान महेश भूपति ने सुमित रूपी इस हीरे को तराशने का जिम्मा उठाया। अप्रैल 2008 में सुमित नांगल महेश भूपति की बेंगलुरु स्थित एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के लिए चले गए। कंपनी का प्रोजेक्ट समाप्त हो जाने के बाद भूपति ने उनकी पूरी जिम्मेदारी लेने का फैसला कर लिया, जो कि अब तक बदस्तूर जारी है। राफेल नडाल को अपना प्रेरणा मानने वाले सुमित के करियर को भूपति ने ही आकार दिया है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में वर्ष 2009 में आविष्कार की गई फल छेदक मशीन का भारत सरकार के पेटेंट्स कार्यालय की ओर से पेटेंट्स मिल गया है। तो ये मिला है HAU को। इस मशीन की खासियत यह है कि 1 घंटे में करीब 80 किलोग्राम आंवला में छेद किया जा सकेगा। इस मशीन का आविष्कार विश्वविद्यालय के प्रसंस्करण एवं खाद्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रोफेसर मुकेश गर्ग व छात्र दिनेश मलिक की अगुवाई में किया गया। उन्होंने बताया है कि इस मशीन के लिए वर्ष 2009 में पेटेंट के लिए आवेदन किया गया था, जिसके लिए अब भारत सरकार की ओर से इसका प्रमाण पत्र मिल गया है। HAU के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर SK सहरावत के अनुसार फलों में आंवला बहुत ही पौष्टिक फल है, जिसमें विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साल भर उपलब्धता, अधिक मुनाफा व इसकी पौष्टिकता बरकरार रखना बहुत ही ज़रूरी था। इसके लिए आंवले का मुरब्बा ही सबसे बेहतर तरीका है। आंवले का मुरब्बा बनाने से पहले उसमें छेद करने की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, देश में 2% आबादी वाले हरियाणा की ओलंपिक पदकों में कितने प्रतिशत की साझेदारी रही है? तो ये रही है 11% की साझेदारी। विश्व के सबसे बड़े खेल मंच ओलंपिक्स में भारत ने आज तक 28 पदक जीते हैं। 28 पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम रहे हैं, जो कि एकल स्पर्धा में हरियाणा ने हासिल किए हैं। देश में 2% आबादी वाले हरियाणा की ओलंपिक्स पदकों में 11% साझेदारी रही है। 2008 में भारत ने 3 पदक जीते हैं, जिनमें से 1 पदक हरियाणा के नाम रहा है। वर्ष 2008 से हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर बार ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन किया है। वहीं 2012 ओलंपिक्स में 6 पदकों में से 1 और फिर 2016 में 2 पदकों में से 1 पदक हरियाणा की साक्षी मलिक ने जीता था। हॉकी के अलावा एकल स्पर्धा की बात करें तो भारत ने 17 पदक जीते हैं, जिनमें से 3 हरियाणा के नाम रहे हैं। इसके अलावा ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग, साइना नेहवाल की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हरियाणा की ही रही है। साइना नेहवाल का जन्म हिसार में हुआ और शुरुआती शिक्षा भी हिसार से ही हुई है, लेकिन परिवार बाद में हैदराबाद के अंदर शिफ्ट हो गया। गगन नारंग के पूर्वज भी पानीपत में ही रहते थे, जो कि बाद में चेन्नई चले गए। 2020 ओलंपिक्स में भी कुश्ती, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स सहित अन्य खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों से पदक की काफ़ी उम्मीदें हैं। हरियाणा से इन खिलाड़ियों ने जीते हैं ओलंपिक्स पदक, वो मैं आपको एक सारणी के द्वारा दिखा देता हूं, जिससे आप अच्छे से इन्हें समझ पाएंगे। तो यहाँ पर विजेंद्र सिंह ने मुक्केबाजी के अंदर कांस्य पदक जीता था सन 2008 के अंदर। उसके बाद योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था सन 2012 के अंदर। इसके बाद साक्षी मलिक ने कुश्ती के अंदर कांस्य पदक जीता था सन 2016 के अंदर। तो इस प्रकार से ये 3 जो पदक हैं ये हरियाणा के खिलाड़ियों के द्वारा ओलंपिक्स में जीते गए हैं। इसके बाद है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में कब से कब तक पोषण माह अभियान चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, यानी कि पूरे महीने ये अभियान चलाया जाएगा। 1 सितंबर से आयोजित होने वाले पोषण माह के तहत जिले के अंदर स्थापित सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत स्वच्छता का संदेश भी दिया जाएगा। इस दौरान बच्चों की ऊंचाई, किशोर लड़कियों और गर्भवती माताओं के वजन की जांच भी की जाएगी। अभियान के तहत गर्भवती माताओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को विशेष स्वास्थ्य सलाह देने के लिए महिला संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। पोषण माह के तहत स्वच्छ आदतें, पोषण और स्वच्छता प्रचार गतिविधियों के महत्व के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा शिशु देखभाल और परिवार नियोजन के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में अल्प पोषण, कम वजनी बच्चों के जन्म तथा किशोरी बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा बच्चों में रक्त की कमी को दूर करना मुख्य रूप से शामिल है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने विवाह पंजीकरण अधिनियम 2008 से जुड़े कार्य किस विभाग को सौंपने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है राजस्व व आपदा प्रबंधक विभाग को। वर्तमान में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया के संचालन का अधिकार गृह विभाग के साथ राजस्व विभाग के पास है। दोनों विभाग के सटीक डोमेन में अस्पष्टता होने पर यह निर्णय लिया गया है कि इस विषय को गृह विभाग के बजाय राजस्व और आपदा प्रबंधक विभाग देखे। सरकार ने ये कार्य इस विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। मौजूदा प्रक्रिया में आवेदकों जो दुल्हन हैं उनको एक से अधिक बार व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना पड़ता है, जिससे आवेदकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह फैसला लिया गया है कि प्रक्रिया को संशोधित किया जाना चाहिए। इसके बाद आवेदकों को इस पूरी प्रक्रिया के दौरान केवल एक बार व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना पड़ेगा। इसके बाद है हाल ही में कोरोना के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए हरियाणा में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कितने फीसदी कवर करने का फैसला लिया गया है? तो इसके आंसर पर चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर पर। तो इसका आंसर है 100%।
कम्युनिटी में संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए हरियाणा में विशेष तौर पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसर तैनात किए गए हैं, जो संक्रमित मरीजों के संपर्कों पर ही काम करेंगे। अभी तक प्रदेश में 75,000 से अधिक लोग मेडिकल सर्विलांस के दायरे में रखे गए हैं। स्वास्थ्य महकमे का दावा है कि प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम औसतन 96% हो चुका है। फरीदाबाद, रेवाड़ी, भिवाड़ी, झज्जर और अम्बाला और सिरसा, इनके अंदर ये काम 99% हो चुका है। गुरुग्राम और पलवल के अंदर ये काम 98% हो चुका है। सोनीपत, हिसार, महेंद्रगढ़, कैथल, यहाँ पर ये काम 97% हो चुका है। नूह के अंदर 96%, जींद के अंदर 95%, पंचकुला में 93%, करनाल और यमुनानगर में 90% यह काम हो चुका है। इसका लक्ष्य भी 100% ही रखा गया है। इसके बाद है हरियाणा में सरकार के द्वारा अब बिजली बिल बिजली कार्यालय के अलावा और कहां पर जमा कराने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। तो ये करवाई गई है डाकघर के अंदर। बिजली उपभोक्ताओं को बिल की अदायगी में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के बिजली उपभोक्ता 2 सितंबर से डाकघरों में भी अपने बिजली बिल जमा करा सकेंगे। बिजली निगमों के चेयरमैन शत्रुजीत कपूर के अनुसार खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र की बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डाक एवं तार विभाग से बातचीत की गई है और यह निर्णय हुआ है कि अब बिजली उपभोक्ता डाकघर की शाखा में अपने बिजली बिल जमा करवा सकते हैं। हरियाणा में डाकघरों की 2,964 शाखाएं हैं, जिनमें से 2,180 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले यमुनानगर और अम्बाला सर्कलों में डाकघर काउंटर से बिजली बिलों का भुगतान आरंभ करने की शुरुआत हो चुकी है। इन दोनों सर्कलों के सकारात्मक नतीजों को देखते हुए अब ग्रामीण क्षेत्र के उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं के लिए डाकघरों के काउंटर पर बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके बाद है हाल ही में NCRB रिपोर्ट के अनुसार 100% जेल बजट की राशि खर्च करने के मामले में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है। तो हरियाणा है पहले स्थान पर। हाल में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 100% जेल बजट की राशि खर्च करने के मामले में हरियाणा देश में अव्वल स्थान पर है। वित्त वर्ष 2019-20 में जेल बजट के 272 करोड़ रुपए प्रदेश में खर्च हुए हैं। अनपढ़ों से अधिक पढ़े लिखे कैदी प्रदेश की जेलों के अंदर बंद हैं। यहाँ तक कि BA, MA व टेक्निकल डिग्री धारक कैदी भी जेल की हवा खा रहे हैं। कोर्ट से दोषी साबित हो चुके कुल कैदियों में से 74% अंडर ट्रायल व 76% पढ़े लिखे हैं। हरियाणा देश का अकेला ऐसा राज्य है जहाँ की जेलों में बंद कुल सजायाफ्ता कैदियों में से 13% अन्य प्रदेशों के निवासी हैं, जबकि अंडर ट्रायल कैदियों में भी 19% कैदी अन्य प्रदेशों के ही निवासी हैं। अंडर ट्रायल कैदियों में 63% की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच है। समाज में निचले तबके के लोगों में क्राइम का ग्राफ काफ़ी अधिक है। NCRB रिपोर्ट कहती है कि सन 2019 में अनुसूचित जाति वर्ग के करीब 27% व OBC वर्ग के 29% कैदी अंडर ट्रायल जेलों के अंदर बंद थे। वहीं सजायाफ्ता कैदी में भी 21% हिस्सेदारी अनुसूचित जाति वर्ग के कैदियों की रही थी। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में प्लाज्मा दान करने वालों को क्रिकेटर युवराज सिंह के ऑटोग्राफ वाला गिफ्ट देने का फैसला लिया गया है। तो ये फैसला लिया गया है गुरुग्राम के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रिकेटर युवराज सिंह का ऑटोग्राफ वाला यहाँ पर पोस्टर है। हेल्थियंस लैब की तरफ से प्लाज्मा डोनेट करने वाले हर डोनर को 2,000 रुपये का वाउचर दिया जाएगा। वाउचर से डोनर या फिर उसके परिवार में कोई भी अपनी बॉडी का पूरा चेकअप करवा सकेगा। यह वाउचर 1 साल तक वैलिड रहेगा। हेल्थियंस लैब के ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर युवराज सिंह बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ चुनिंदा डोनर को युवराज सिंह के ऑटोग्राफ वाली टी-शर्ट, कैप सहित अन्य गिफ्ट भी दिए जाएंगे। इसके अलावा निजी संस्था और रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर स्वास्थ्य विभाग प्लाज्मा डोनेट करने वाले डोनर को घर से लाने और वापस छोड़ने की सुविधा भी प्रदान करेगी। यह कवायद इसलिए की जा रही है ताकि कोविड-19 को हराकर ठीक हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आएँ।
इसके बाद है हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस ज़िले में मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी है। तो ये मंजूरी दी गई है हिसार ज़िले के अंदर। शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में हरियाणा सरकार की प्रदेश में मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जाने की घोषणा के तहत हिसार के आर्यनगर गांव में मॉडल संस्कृति स्कूल को मंजूरी दी गई है। इससे पूर्व सरकार ने मंगाली में कॉलेज की घोषणा की थी, जिसके लिए दाखिले अब शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 108 नए अंग्रेजी मीडियम सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 1000 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी दी है, जिसमें 1000 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय बैग फ्री होंगे। इन स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी। इसके बाद है हाल ही में लुवास के किन पशुओं में एर्लिचिया कैनिस नामक परजीवी की पहचान की गई है। तो ये की गई है कुत्ते, भेड़ और लोमड़ी के अंदर। लुवास के परजीवी विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने कुछ पशुओं के सैंपलों की जांच की तो वो पॉजिटिव पाए गए। वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च के बाद पाया है कि कुत्ते, भेड़ और लोमड़ी में एड्स एलिचिया नामक परजीवी के कारण होता है और यह चीचड़ के कारण फैलता है। भारत में कुत्तों की कुल संख्या करीब 9000 लाख है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा प्रदेश में करीब 19 लाख कुत्ते हैं। लुवास के परजीवी विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुखदीप हरा और वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार नेहरा, डॉक्टर स्नेहिल गुप्ता ने बताया है कि अभी तक एड्स बीमारी विदेशी नस्ल के कुत्तों में ही पाई जाती थी। भारत के कुत्तों में एड्स नहीं फैला था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पशुओं के अंदर एड्स के जो मुख्य लक्षण हैं वो क्या होते हैं। एड्स पॉजिटिव होने के बाद पशु कमज़ोर होने लगता है, उसका शरीर विकास भी पूरी तरह से रुक जाता है, नाक से ब्लड बहने लगता है, पेट और अंडाशय में सूजन आ जाती है, आंखें भी लाल हो जाती हैं। अब इसके बचाव के उपाय भी हम देख लेते हैं। पशु का चीचड़ से बचाव करना चाहिए, साफ़ सफाई का भी उचित ध्यान रखना चाहिए। डॉक्सीसाइक्लिन 5 से 10 मिलीग्राम तक दी जा सकती है। यदि लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही नज़दीकी पशु चिकित्सालय में पशु को लेकर जाएं। लुवास की जीव विज्ञान विभाग से भी बीमारी को लेकर सलाह ली जा सकती है। तो ये थे दोस्तों आज के हरियाणा के करंट अफेयर। अब हम देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल हमने आपसे पूछा था हरियाणा के किस गाँव में उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल बनाया जाएगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, और जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नंबर उगाड़ा में। अंबाला जिले के गांव उगाड़ा में गाय और भैंसों के लिए एनिमल हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इस हॉस्टल में ग्रामीण अपने पालतू पशुओं को रख सकेंगे। हॉस्टल बनने के बाद गाँव में घर घर तक सस्ती गैस भी पहुँच जाएगी। यह प्रोजेक्ट 3 चरणों के अंदर पूरा किया जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में गंदगी मुक्त मेरा गांव नामक अभियान की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, करनाल, फरीदाबाद, हिसार और गुरुग्राम। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अभी के भी हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।